नमो रिहंताणं नमो सत्यानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो सर्वसाहिनं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवक्त्रम्। तो यहाँ अपनी चर्चा मति ज्ञान के द्वारा जो जाने गए पदार्थ हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। तो छह तो इस प्रकार से बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, और छह इसके अपोजिट, विपरीत। तो ऐसे 12 प्रकार के पदार्थों की विशेषता बताई। मति ज्ञान जिनको जानता है, मम्मी इनमें से लगाना वो जैसे चालू है नीचे तो। अब अपनी चर्चा आगे चलनी है कि बहु आदि को जानने वाले अवग्रह आदि रूप 288 भेद किसके हैं। यानी ये जो 288 विशेषण बताए थे ये किसके विशेषण हैं। तो अगले सूत्र में बताया अर्थस्य, माने पदार्थ के हैं। देखिए, प्रकट व्यक्त रूप वस्तु के संबंध में बहु आदि 12 प्रकार के पदार्थ इंद्रिय और मन के विषय बन अवग्रह आदि ज्ञान द्वारा ज्ञात होते हैं। माने बहुविध आदि जो विषय हैं ये कैसे बनते? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा इनका अवग्रह है, ईहा आवाय धारणा। तो देखो आप, 12 प्रकार के पदार्थ हैं जिनका अवग्रह ईहा आवाय धारणा होगा, एक एक इंद्रिय से होगा। तो 12 चौक 48, 48 छीक, यानी 48 को 6 से गुना करें, 5 इंद्रिय और मन, तो ये हो गए 288। ये 288 भेद द्रव्य की अर्थ पर्याय को जानते हैं, व्यंजन को नहीं। तो यह तो अर्थ से कहा। अब अगला सूत्र से आपको स्पष्ट होगा कि व्यंजन क्या है। शिष्य पूछता है कि ये अवग्रह आदि भेद सभी इंद्रिय और मन के विषय रूप अर्थ के होते हैं या इनमें कुछ विशेष है। माने इन सबका अवग्रह ईहा अवाय धारणा होता है या कुछ अंतर है, कुछ विशेष बात है। तो कहते हैं कुछ विशेष उसको कहते हैं। अगला सूत्र देखिए, 18 नंबर का सूत्र, व्यंजन स्यावग्रह। व्यंजन का मात्र अवग्रह है। अब व्यंजन क्या है देखिए, उसका स्पष्टीकरण किया। अप्रगट रूप शब्दादि विषय का ग्रहण करना व्यंजन है। माने जो अप्रगट विषय हैं उनका ग्रहण करना व्यंजन है, अथवा जिसका व्यक्त रूप भावमय अंजन दूर हो गया है वह व्यंजन है। क्या कह रहे हैं? व्यक्त रूप भावमय अंजन दूर हो गया है वह व्यंजन है। इसका मात्र अवग्रह रूप मति ज्ञान ही होता है, ईहा आदि नहीं होता। तो यहाँ व्यंजन अवग्रह क्या है? अप्रगट, वो व्यंजन है। इसका सिर्फ अवग्रह होगा, बाकी अप्रगट रह जाएगा, क्योंकि ईहा होता तब कहते कि वो प्रगट हो गया। सिर्फ अवग्रह होता है, आगे नहीं होता, वो कहलाता है व्यंजना अवग्रह। और अर्थावग्रह में अवग्रह भी होता है, ईहा अवाय धारणा आदि होते हैं। तो कह रहे हैं इसका मात्र अवग्रह रूप मति ज्ञान ही होता है, ईहा आदि नहीं होते। माने व्यंजनावग्रह में क्या होगा? सिर्फ अवग्रह होगा, आगे के स्टेप नहीं होंगे। इसलिए इसका ज्ञान क्या कहा? अप्रगट
शब्दादि के ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहा। भाव यह है कि यहाँ व्यक्त रूप प्रत्यक्ष विषय को अर्थ, क्या कह रहे हैं, जो व्यक्त है उसको तो अर्थ कहा, और अव्यक्त रूप शब्दादि विषय को व्यंजन कहा। यानी व्यक्त को अर्थावग्रह और जो अव्यक्त है उसका व्यंजनावग्रह होता है। प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन और अर्थ दो प्रकार की पर्याय होती है। जिसमें द्रव्य प्रकट नहीं होता है वह व्यंजन, और जिसमें द्रव्य प्रकट हो जाता है वह अर्थ पर्याय है। इस प्रकार अव्यक्त रूप वस्तु का ग्रहण व्यंजनावग्रह और प्रकट रूप वस्तु का ग्रहण अर्थावग्रह है। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? प्रीति पढ़ो जरा। जैसे, धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत धीरे। अनम्यूट करो। बाकी सबको आ रही है आवाज? जैसे, अब आ रही है भैया? जैसे मिट्टी के किसी नवीन घड़े पर जल की बूंदें छिड़कने पर जब तक घड़े का गीलापन प्रकट दिखाई नहीं देता है तब तक वह व्यंजन है, और जब वह गीलापन प्रकट हो जाता है तब अर्थ कहलाता है। उसी प्रकार आत्मा में श्रोत्र इंद्रिय आदि से प्राप्त हुआ शब्दादि विषय का जब तक व्यक्त रूप ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यंजना अवग्रह है। जब वह व्यक्त हो जाता है तब अर्था अवग्रह है कहलाता है। जैसे मैंने यह शब्द सुना, ऐसा ज्ञान व्यक्त नहीं होना व्यंजनावग्रह, और व्यक्त हो जाना अर्थावग्रह है। इस प्रकार इन दोनों का विशेष जानना। इस 18वें सूत्र द्वारा सभी इंद्रियों से व्यंजना अवग्रह होने का प्रसंग आता है। अतः जिनसे व्यंजना अवग्रह संभव नहीं है उसका नियम बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। जी, अब शायद स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। देखिए, पहले स्टेप में जब तक जिस वस्तु को आपने मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया, जब तक वो आपको स्पष्ट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, तब तक वो अवग्रह कहलाएगा, व्यंजना अवग्रह। और स्पष्ट कब होता है? कि जब उसके या आदि हो जाते हैं तो वो अवग्रह कहलाता है, अर्थावग्रह। यानी जब तक उसका अवग्रह अस्पष्ट है तब तक वो व्यंजनावग्रह है, और जब उसका अवग्रह स्पष्ट प्रकट होता है तब वो अर्थावग्रह कहलाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, मिट्टी के गीले बर्तन में हमने कुछ पानी की बूंदें डाली, लेकिन घड़े में गीलापन प्रकट नहीं हुआ, दिखाई नहीं देता, तब तक वह व्यंजन है। और जब वह गीलापन प्रकट हो जाता है, आज जो है अंबेडकर जयंती है ना, तो बाहर से बहुत शोर है, वो भी जुलूस निकाल रहे हैं ना अपना। आप लोगों को आवाज आ रही होगी ना पीछे से? थोड़ी थोड़ी म्यूजिक की आ रही है। हाँ, वही बज रहे हैं ऐसे ना। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ठीक है, मतलब हमें ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही, पर आपको हो रही होगी क्योंकि आपके तो बिल्कुल पास में बज रहा है। हाँ ठीक है। आपका तो अर्थावग्रह हो रहा है ना, हमारा तो व्यंजनावग्रह। ठीक। तो ये उदाहरण जो दिया, मिट्टी के गीले बर्तन पर, माने मिट्टी का बर्तन है, उस पर हमने पानी की बूंदें छिड़की, लेकिन कुछ पानी की बूंदें दिखाई नहीं देती। तो जब तक वो घड़े का गीलापन प्रकट नहीं हो जाता तब तक तो वो व्यंजन है, और जब वो गीलापन प्रकट हो जाए तो वो कहलाता है अर्थावग्रह। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, कुछ और खास नया। भैया ये सूत्र क्यों कहा यहाँ पे? ये इसलिए कहा कि जब हम मति ज्ञान से जानते हैं ना तो उसका अवग्रह होता है,
अब अवग्रह भी दो प्रकार का होता है, उसके भेद बताने के लिए। एक होता है अर्थावग्रह, एक होता है व्यंजनावग्रह। अभी हमने 288 भेद गिनाए थे मति ज्ञान के, क्योंकि हमने अभी व्यंजनावग्रह की चर्चा नहीं की थी। अब अगर व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के भेद करके देखेंगे तो टोटल 336 भेद बैठेंगे। तो अवग्रह दो प्रकार का है। अवग्रह मैंने मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों का जानना होता है उसका पहला स्टेप अवग्रह है। उसमें भी पहले होगा व्यंजनावग्रह जब तक वो अप्रगट है, फिर होगा तो भैया हमने अर्थावग्रह। 12 भेद भी तो पढ़े थे, फिर वो भी तो थे अवग्रह के ही पार्ट। वो अवग्रह के पार्ट नहीं थे, वो अवग्रह के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की जाती है उस वस्तु की विशेषताएं थी। माने जो पदार्थ अच्छा, जिसको ज्ञान जानता है ठीक ठीक। तो वो विशेष्य था पदार्थ, और ये उसके विशेषण थे। ऐसे वो 12 टाइप के पदार्थ हो सकते हैं जिसको मति ज्ञान जानता है। जानने में आने वाला कैसा है वो 12 प्रकार का है। और ये जो जानने वाला है वो कैसा है, अवग्रह या अवाय धारणा से जानता है। अवग्रह में भी व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। देखो कुछ ठीक है बताता भैया। हूँ इसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखो व्यंजन माने ढका हुआ, अप्रगट, अव्यक्त। तो अव्यक्त अप्रगट ज्ञान के अवग्रह को क्या कहेंगे? व्यंजनावग्रह। व्यंजन अवग्रह, और व्यक्त यानी प्रगट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहेंगे। अर्थाव। हाँ जी। हम इस तरह भी कह सकते हैं, अप्रगट पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, माने उसके इहा अवाय धारणा नहीं होते। अप्रगट पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, इहा अवाय धारणा नहीं होती। तो वो अवग्रह अर्था अवग्रह कहलाएगा या व्यंजना अवग्रह कहलाएगा? बताइए। व्यंजन अवग्रह। व्यंजना अवग्रह। जबकि गोमट सर जीव का अंत देना। और देखिए अभी अगला भैया अप्रगट पदार्थ हैं जैसे, तो उनमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, खाली जिनका के बाकी नहीं होते? देखो एग्जाम्पल ऐसे कुछ नहीं, मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था। जैसे आपका ध्यान कहीं और है और किसी ने कहा साहब ऐसा हो गया, सुना नहीं क्या? हाँ सुन लिया सुन लिया। तो वो उसको अप्रगट रहा, अवग्रह तो हुआ लेकिन आगे के स्टेप नहीं हुए ना। तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, ज्ञान मार्गणा, व्यंजना अवग्रह, अवग्रह या अवाय। ठीक है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। अगर वो स्पष्ट नहीं होगा, आगे के स्टेप नहीं हुए, तो वही व्यंजना अवग्रह है। तो भैया ज्ञप्ति निकाल देती है ये ऐसी चीजें? नहीं, उसको बोल दिया ना, वो मम्मी के साथ निकाल देगी, मम्मी को बोल देगी। हमने तो कभी जीवन में ऐसे बड़े बड़े शब्द सुने भी नहीं थे, वो ऐसे शास्त्र में से निकाल देगी। जितनी सामने बैठी है ना तो उसको बोल दिया, मम्मी को बोल के निकलवा लिया उसको। अच्छा भैया, इस लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया कि इस प्रकार आत्मा में श्रोत्र इंद्रिय आदि से प्राप्त हुआ शब्दादि का विषय जब तक व्यक्त रूप ज्ञान नहीं होता, मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई बात बोल रहा है, कान में पड़ी हमारे, हाँ, लेकिन आपको कान में पड़ी बस वो व्यंजना अवग्रह है, लेकिन आपको प्रकट नहीं हुई। अब अगर आगे के मतलब स्टेप, ऐसा लगा कुछ किसी ने कुछ बोला है बस। वो व्यंजना। अच्छा, और देखिए अगला सूत्र आएगा, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम। चक्षु और मन के द्वारा व्यंजना अवग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन से जिसको जानते हैं वो प्रकट है। उसका अर्थावग्रह ही होता है। चक्षु और मन के द्वारा प्रकट ज्ञान का ही अवग्रह होता है, अप्रगट का नहीं होता। क्योंकि मन से कुछ भी जानोगे तो आप एकदम एकाग्र होकर तन्मय होकर ही जानोगे, नहीं तो मन से जाना नहीं जाएगा। और इसी प्रकार चक्षु का भी समझ लेना,
तो चक्षु और मन से अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है, चक्षु से तो होता है, जैसे एक चीज कोई हमारे आगे ऐसा लगता है हाँ कुछ गया, आंखों के आगे से ऐसा लगता है कुछ गया, देखो ऐसा हम लेकिन तो कह रहे हैं ना कुछ गया, है ना, ये तो हम स्थूल कह रहे हैं। अगर उतना ज्ञान में भी आ गया ना, वास्तव में तो वो अर्थावग्रह हो गया कि कुछ है ना, ऐसा भी तो आपको ग्रहण हो गया। ठीक है, ये तो हम अपनी तरफ से स्थूल कह रहे हैं। अभी देखो इसको देखो, चार इंद्रियों द्वारा पहले व्यंजनावग्रह और पश्चात अर्थावग्रह, फिर ईया अवाय धारणा होते हैं। कौन सी चार इंद्रियां? चक्षु और मन को छोड़ दो। पहला स्टेप देखो, अर्थावग्रह में भी पहले, उससे पहले व्यंजनावग्रह, और व्यंजनावग्रह से पहले होता है दर्शन, यानी पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होता है। ज्ञान में भी मति ज्ञान का पहला स्टेप अवग्रह, अवग्रह में भी पहले होगा व्यंजनावग्रह, तब तक वो अप्रगट रहेगा उसका अवग्रह, फिर उसका अर्थावग्रह होगा, फिर ईहा आवाय धारणा होंगे। जिसका व्यंजनावग्रह हुआ, जरूरी नहीं है कि उसका अर्थावग्रह भी हो ही हो। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, ये गोमट सार जी है, जीव कांड, गाथा 307। यहाँ क्या कहते हैं? अवग्रह के दो भेद हैं, एक व्यंजनावग्रह, दूसरा अर्थावग्रह। जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थ, ये तो उल्टा हो गया भैया, उल्टा हो गया ये सुनो तो। सुनो 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 सुनो, उसको अर्थावग्रह कहते हैं। और ये पहले व्यंजनावग्रह है, पीछे अर्थावग्रह, इस क्रम से होते हैं। उल्टा नहीं हुआ, हम उल्टा समझ रहे हैं। देखो उल्टा क्यों नहीं हुआ? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनके द्वारा हम प्राप्त विषय को जानते हैं, यानी अपने इंद्रियों से भिड़ते हैं ना विषय, तब जानते हैं। लेकिन चक्षु और मन वो अप्राप्यकारी है। चक्षु से माने मिर्ची का देखना है, तो आँख में मिर्ची भिड़ जाएगी, टच हो जाएगी तो देखोगे, कि दूर रहकर देखोगे। अब ये किताब है, ये बिल्कुल आँख में चिपका दें तो देखोगे, कि दूर रहकर देखोगे, है ना। तो चक्षु और मन ये अप्राप्यकारी है, बाकी चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। जैसे स्पर्शन संबंधी ज्ञान होगा तो वो ठंडा गर्म आपसे टच होगा, प्राप्त होगा आपकी इंद्रिय को। रसना में रस का टेस्ट आएगा तो वो भी रस आपको प्राप्त होगा, इंद्रिय को टच होगा। ठीक है, ऐसी घ्राण जो शब्द हैं वो कान में भिड़ेंगे। घ्राण सुगंध, दुर्गंध, उसके परमाणु नाक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय से आके भिड़ेंगे। लेकिन आँख वो प्राप्यकारी नहीं है, अप्राप्यकारी है, दूर रहकर जानती है। ऐसे ही मन। ठीक है, इसलिए उल्टा नहीं हुआ, इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए बस। शब्द ऐसा लग रहा है, क्या कह रहे हैं? देखो प्राप्त, तो प्राप्त का मतलब समझ में आया आपको? अप्रगट को अप्राप्त नहीं कहा। अप्रगट और अप्राप्त में अंतर हो गया ना। हाँ, अब सुनो, शंका लगाई, राजवार्तिक आदि में व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है। ठीक है, देखो तत्वार सूत्र अलग धारा चल रही है, गोमट सार की अलग चल रही है। तो गोमट सार जी ने प्रश्न उठाया कि राजवार्तिक, जो कि तत्वार सूत्र की टीका है, वही जो आप कह रहे हो ना उल्टा हो गया, तो यहाँ शंकाकार ने शंका उठाई स्पष्ट करने के लिए कि वहाँ तो अव्यक्त, अप्रगट, ऐसा व्यंजन शब्द का अर्थ किया है, और आप यहाँ उसका अर्थ कर रहे हो प्राप्त।
इसलिए तो विरोध आता है। उत्तर, व्यंजन शब्द के अनअभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ हैं। इसलिए इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबद्ध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो, माने इंद्रियों से भिड़ तो गया लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं हुआ तब तक उसको व्यंजन कहते हैं, और इंद्रियों को प्राप्त होने पर जब वो प्रकट हो गया तो उसी को अर्थ कहेंगे। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक व्यंजन, और जब प्रकट हो गया तो अर्थ। इसलिए चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, माने अपने विषय से भिड़ता नहीं है। जिस तरह मिट्टी के सकोरा आदि पर एक दो पानी की बूंद पड़ने से वह व्यक्त नहीं होती, किंतु अधिक बूंद पड़ने से वही व्यक्त हो उठती है। इसी तरह स्रोत आदि के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्द आदि के ग्रहण को व्यंजनावग्रह और पीछे उसी को प्रकट रूप से ग्रहण करने पर अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन पदार्थ का अवग्रह ही होता है, क्रिया आदि नहीं होते। और जो व्यंजनावग्रह है वो चक्षु और मन से नहीं होता, शेष इंद्रियों से होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्पष्ट हो गया है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया इसमें ऐसे ही लगेगा ना कि जैसे कोई शब्द हमने सुना कान में, अभी हमें निश्चय नहीं हुआ क्या है, तब तक तो वो व्यंजन अवग्रह है, और जैसे ही हमें उसकी क्लैरिटी हो गई कि ये शब्द ये बोला जा रहा है तो वो अर्थावग्रह हो जाएगा वही शब्द। नहीं नहीं नहीं, देखो आप स्थूल रूप से समझने समझाने को भले कहो, एक्चुअल में तो जो अवग्रह है ना वो आपको पकड़ में ही नहीं आता। वो उसका समय भी सूक्ष्म है, ठीक है। अवग्रह के बाद जब या आदि होते हैं उसके, ठीक है, तब कुछ समझ में आता है। वो काम इतनी फास्ट प्रोसेस है ना, ये स्टेप ही आपके ख्याल में नहीं आएंगे कि पहले मैंने अवग्रह किया, यह किया, है ना। वो तो आपको एक प्रथम दृष्टया एक नज़र पड़ते ही आपको चारों स्टेप हो जाते हैं। इतना टाइम थोड़ी ना होता है वहाँ पे। ये तो हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि दूर से हमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई दिया, ये तो बहुत स्थूल एग्जाम्पल है। आपको अगर ये निर्णय हो गया ना सफ़ेद है, तो वहाँ अवग्रह या अवाय धारणा हो गए, तभी तो आप कह रहे हो ये सफ़ेद है। सही है ना। इसलिए हम उदाहरण को उदाहरण तरीके ही समझें, पूरी तरह लगाएंगे तो बात नहीं बैठेगी। तो मतलब ये तो एक न्याय का विषय चल रहा है एक तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल सूक्ष्म चर्चा हो रही है। हाँ। इसको समझने से क्या फायदा होगा हमें? इसको समझने से फायदा ये है कि आप कैसे जान रहे हैं, कैसे उसमें स्टेप पढ़ते हैं। भगवान के ज्ञान में सब आया है और वो बताया है, और आपको ये ख्याल में आएगा जो मति श्रुत ज्ञान है ये पराधीन ज्ञान है, इसमें क्रम पड़ता है। तो क्रम पड़ता है तो आकुलता होती है। माने आपकी थाली में रोटी आ गई, सब्जी अभी जरा ला रहे हैं 1 मिनट में, समझ में आए, तो आकुलता उत्पन्न होती है, विकल्प उत्पन्न होता है। तो इससे इस बात की भी पुष्टि होगी, ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये आकुलता का कारण है, पराधीन है, ठीक है। और सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप आया, आपको सर्वज्ञता की भी महिमा आएगी। चलिए प्रीति पढ़िए। मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत है। आप इसको पढ़ेंगे अब अगले सूत्र। ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजना अवग्रह नहीं होता है।
ना देखिए आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ना चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, रनिंद्रियाभ्याम, ना कृत्य में चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। रनिंद्रियाभ्याम। ठीक है, क्योंकि चक्षु कहना है और अनिंद्रिय कहना है। ना माने नहीं होता, चक्षु और मन से क्या नहीं होता, जो पिछला सूत्र था व्यंजनस्यावग्रह। ठीक है भैया। ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजना अवग्रह नहीं होता है। ना मतलब नहीं, चक्षु नेत्र से, अनिद्राभ्याम मन से। नेत्र और मन पदार्थों से सन्निकर्ष कर नहीं जानते हैं। वे अपने विषय को दूर से ही जानते हैं। अतः यह सूत्र बना है, जिसका अर्थ है कि नेत्र और मन में व्यंजना अवग्रह का अभाव है। ये दोनों प्राप्यकारी नहीं, अप्राप्यकारी हैं। जैसे नेत्र अपने अंदर लगे अंजन या सूरमा के रूप रंग को नहीं जानते हैं, दूर विद्यमान पदार्थ को ही जानते हैं। उसी प्रकार मन भी दूर रहकर ही पदार्थ को अपने विचार में ले लेता है। अतः इन दोनों से अर्था अवग्रह ही होता है, व्यंजना अवग्रह नहीं होता है। को समझ में आया होगा कि चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं। सन्निकर्ष मैंने होता है भिड़ना, सन्निधि होना, यानी इंद्रिय के विषय इंद्रिय से भिड़ें तो वो कहलाता है सन्निकर्ष। लेकिन चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं, वो अपने विषय से भिड़ती नहीं है, उनको प्राप्त किए बिना दूर से ही जानती हैं। बाकी चारों इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। तो चक्षु और मन के विषय का व्यंजना अवग्रह नहीं, उसका तो अर्थावग्रह ही होगा। सॉरी, सही बोला, ना चक्षुर अनिंद्रियभ्याम, ठीक है। तो इनका व्यंजना अवग्रह नहीं होगा, माने इसका अव्यक्त ज्ञान नहीं होता, इनके द्वारा प्रकट ज्ञान होता है, प्रकट पदार्थ का ही ज्ञान होता है। तो इससे व्यंजना अवग्रह नहीं होता, अर्थावग्रह ही होता है। जबकि बाकी चार इंद्रियों से व्यंजना अवग्रह भी होगा और अर्थावग्रह भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम इसके भेद बनाएंगे। पढ़िए। प्रश्न, जैसे नेत्र इंद्रिय पदार्थ को दूर से ही देखती है, उसी प्रकार कर्ण शब्दादि को दूर से ही सुनते हैं। तब फिर कर्ण इंद्रिय को प्राप्यकारी और नेत्र मन को अप्राप्यकारी कहने का कारण क्या है? प्रश्न समझ में आ गया होगा सबको कि भैया जैसे नेत्र दूर रहकर जानते हैं, ऐसे कान भी तो दूर रहकर सुन लेते हैं कि कौन हमारी बुराई कर रहा है ना? ऐसे तो नाक भी कह सकते हैं कि नाक भी तो दूर रह के सूंघ लेती है। हाँ, तो एक का स्पष्टीकरण हो जाएगा ना, तो सबका हो जाएगा, इसलिए कोई एक का तो लगाते। अब अगर वो नाक का कहते तो फिर आप पूछते कि कान का भी बता, वो तो एक ले लिया तो सब समझ लेना। अब एक का समाधान हो जाएगा ना तो सबका हो जाएगा। ये तो प्रश्न लगाया है अभी, चलिए इसका समाधान देखते हैं। प्रश्न नहीं समझ में आया तो पूछ लो भैया, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया वो निसंकोच पूछ लें, ठीक है? यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप जो समझ में नहीं आए, जितना समझ में नहीं आए, आप ये मत समझना कि टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट होगा तो हम बता देंगे कि इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? हमें नहीं आता हो तो भी हम यही कहते हैं कि बाद में देख के बताएंगे। टाइम वेस्ट लगेगा तो भी हम कह देंगे कि बाद में चर्चा करेंगे। आप निसंकोच पूछिए जो चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है? आपको आज़ादी है। भैया यही तो इस क्लास की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आराम से हम। नहीं, पूछ तो सब में सकते हैं, लेकिन संकोच करते हैं ना वहाँ पे। नहीं मतलब सच में बताने वाला भी थोड़ा सा ना कई बार नहीं बताते, आता हो तभी वो भी यही सोचते हैं जो आपने कहा कि भाई टाइम नहीं है, ये नहीं है। और इसी वजह से मन की ग्रंथियां बहुत खुलती हैं आपकी क्लास से। अच्छी बात है, हमें भी मौका मिलता है कि हम और थोड़ा सा गहराई में जाएं।
बल्कि करत कभी करत कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यूं कहेंगे सारे भैया बहुत पूछती है तो प्रश्न। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पूछते हैं आप, फायदा सबको होता है। हर क्लास में ऐसा बच्चा होता है। जब मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, ये बच्चे हमारे सब अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, तो एक आध बच्चा ऐसा होता था, वो इतना दिमाग चाटता था, लेकिन फ़ायदा सबको होता है उसमें। एक बच्चा तो कसम खा के आया था कि सर मुझे जो है ना 101% नंबर लाने हैं। अकाउंट्स पढ़ने आया और उसकी पहली शर्त थी कि मुझे 101% लाने हैं। और फिर मुझे 20 दिन के लिए देवलाली शिविर जाना था। तो वो कहता है कि मेरे सर 101% कैसे आएंगे। मैंने कहा भाई छोड़ दे नहीं पढ़ना तो। कह रहा है 1 महीना तो फिर मेरा बेकार गया, मैंने तो आपका दिमाग भी नहीं चाटा। मैंने कहा भाई चाट लेता। समझ में आया? तो हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि लगता है कि ये पूछ रहा है, लेकिन पूछता वो है, फ़ायदा सबको होता है। ठीक है, इसलिए बाकी लोग तो आपके आभार मानते हैं कि आप चलो उनके बिहाफ पे पूछ लेते हो। अगर सही कोई कह रहे हो संकोच भैया। कर लेता है तो आप पूछ लेते हो, फिर भैया फ़ायदा आए सबका है। उसके 1% नंबर आए, उसके 100 नंबर आए? पता नहीं, वो मेरे पास से छोड़ के चला गया था फिर। अच्छा, मैं नहीं जाने वाली बस। वो तो इसलिए चला गया था ना, हम 20-20 दिन की छुट्टियां कर देते थे। हम शिविर में चले जाते थे छोड़ छोड़ के। चलिए। मैं कल भाभी जी को यही कह रही थी, आप रेगुलर क्यों नहीं हो? आप इतने दिन से आ नहीं रहे, कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। हमें फायदा हो जाता है आपके क्वेश्चन से। तो आप पूछा करो ना उनकी अब्सेंस में। आपका तो हमें ना पता नहीं चलता, क्योंकि फोटो नहीं लगा होता है ना आपका, तो हमें पता नहीं होता कि भाभी सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। क्या करें, वो घर में भी कुछ ना कुछ मजबूरियां लग जाती हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता हाँ, है, अब क्लास छूट जाती है। मैं तो आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपकी ड्यूटी तो पूरी पक्की है, हम तो आए या ना आए। तो फायदा भी मुझे ही ज़्यादा है ना, इसीलिए। हाँ, ये भी बात है, ये तो बात है। हम खैर अगले दिन सुन लेते हैं, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन डायरेक्ट उसका और फिर बाद में सुनने में अंतर पड़ता है। और बहुत अंतर है। चलिए, अब इसका समाधान ले लेते हैं। प्रश्न आ गया ना सबको समझ में? प्रीति पढ़ो जरा जल्दी से। जिस स्थान पर शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वहां से लेकर एक विशिष्ट क्षेत्र पर्यंत के पुद्गल उन रूप हो जाते हैं। उनमें कर्ण इंद्रिय के समीपवर्ती उन रूप परिणमित पुद्गल स्कंद उस कर्ण इंद्रिय से सन्निकर्षित होते हैं, तब कुछ सुनाई देता है। अतः कर्ण इंद्रिय भी प्राप्यकारी ही है। समझ गए आप? पहले भी बताया था, साइंस इसको वाइब्रेशन कहता है। जैसे कहीं दूर कंपन हुआ तो उसके कारण उसके साथ वाला परमाणु, वो वहाँ के परमाणु दोलन करते हैं। अब मैं भूल गया, 9th क्लास में साइंस में पढ़ते थे ना कि कुछ तरंगे ऐसे ऊपर, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो वो क्या होता है कि कंपन होता है, उसके पास वाला परमाणु कंपित होगा, फिर उसके पास वाला, फिर उसके पास वाला, फिर उसके पास वाला, और ऐसे हमारे कानों के आसपास तक के परमाणु कंपित हो जाएंगे। जैसे हमने समुद्र में एक कंकड़ डाला तो वो लहरें कैसे बनती हैं कि ये वाली वाइब्रेट हुई तो इसने बराबर वाली को वाइब्रेट किया, उसने उसको, उसने उसको, उसने उसको। हमें क्या लगता है कि वो वहाँ से आ रही है लहर, वहाँ से नहीं आ रही, वहाँ वाला पानी वहीं है। उसने अपने पड़ोस वाली को जगाया, उसने अपने पड़ोस वाली को, उसने अपने पड़ोस को, उसने अपने पड़ोस को, ऐसे वो वाइब्रेट हो रही है। ऐसे वो शब्द तो वहीं के वहीं हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ से बोला और आपके कान के पास के जो परमाणु हैं शब्दादि रूप, वो वहीं परिणमित हो रहे हैं। ये मीडियम है सब, लेकिन यहाँ से वहाँ तक के बीच के सारे परमाणु एक दूसरे को, देखो यहाँ लिखा ना, वहाँ से लेकर एक विशिष्ट क्षेत्र पर्यंत के पुद्गल उन रूप हो जाते हैं। माने यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक सुनाई दे रहा है, वहाँ तक के परमाणु उन रूप हो जाते हैं, माने उन शब्दादि रूप हो जाते हैं। उनमें
कर्ण इंद्रिय के समीप यहाँ जो भाषा वर्गणा के परमाणु थे वो उसके निमित्त से स्वयं भाषा रूप परिणमित होते हैं। तो हम यहीं के शब्द को सुनते हैं, 1 किलोमीटर दूर से जो बोला एक्चुअल में वो नहीं सुन रहे, लेकिन उसके निमित्त से यहाँ तक के जो वर्गणाएं हैं वो शब्द रूप परिणमित होती हैं, हम इनको सुनते हैं। तो शब्द भी भिड़े हैं हमारी कर्ण इंद्रिय से। बात समझ में आ गई? ऐसे सुगंध भी वो दूर दिख रही है, लेकिन हमारे नाक के पास के जो परमाणु हैं वो भी उनके निमित्त से सुगंध या दुर्गंध रूप परिणमित होते हैं। इसलिए कर्ण इंद्रिय भी प्राप्यकारी ही है। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए जल्दी से। भैया वैसे चैतन्य का चमत्कार तो है सो है ही, पर पुद्गल का भी चमत्कार कुछ कम नहीं है। पुद्गल का बड़ा जबरदस्त चमत्कार है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब पुद्गल के तो चमत्कार हैं। कहाँ से बैठा हुआ, कभी सोचा था पहले जब टेलीफोन चलते थे तब ये खबरें सुनने में आती थी बचपन में कि ऐसा भी फ़ोन आ जाएगा कि आपको दिखाई भी देगा बात करते हुए। तब सोचते थे कल्पना है सिर्फ। हाँ, टीवी वगैरह में दिखाई देता था कि फ़ोन करने वाला इधर से फ़ोन कर रहा है, सुनने वाला इधर से सुन रहा है, दोनों के फ़ोटो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तब कहते थे कि ऐसा हो भी जाएगा। तब लगता था सब कपोल कल्पना है, कैसे पॉसिबल है। देखो आज साक्षात हो गया। सब पुद्गल का ही तो चमत्कार है। और बिना तार का देखो ना, बिना ऐसे हाँ। सोचते थे बिना तार के कैसे होएगा। तो पुद्गल का बिना तार चमत्कार का है। आजकल अब ये सब काम पुद्गल, आप बताओ ये सब पुद्गल का चमत्कार है कि ज्ञान का चमत्कार है? है तो भैया असलियत। दोनों का मिला जुला रूप है। ज्ञान ना हो तो मैं कैसे पकड़ूं इसे। सही बात है। देखो इसकी इन्वेंशन करने वाला, इसमें तो शक्ति थी, योग्यता थी, लेकिन इसको ज्ञान ने जाना कि इसका ऐसा यूज हो सकता है ना, तभी तो इतना उसको यूज किया। कंप्यूटर में इतना दिमाग है, उससे भी ज्यादा दिमाग किसमें, जिसने कंप्यूटर को बनाया। तो आप ज्ञान की शक्ति को पहचानो। हमें लगता है कि अरे हम तो अज्ञानी हैं, आपको अपनी शक्ति की खबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये पैराग्राफ तो कल ही होगा, मंदिर जी का समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बेटे घबरा मत, जैसा